नमस्ते तो और हम पढ़ रहे हैं सभ्यता। हमने पढ़ी सिंधु की सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता। इस तरह से हम पढ़ते जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग है। वो नेक्स्ट है वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में अगर हम कहें तो इसे दो भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। आज हम इसमें जान लेते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में डिटेल्स में। इसकी स्टोरी अगर सुनाई जाए तो ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इसे ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा है क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। बाकी जो ग्रंथ वगैरह, उपनिषद वगैरह जो हुए वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, या उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई से इसलिए ऋग्वेद काल कहा गया है। यह सभ्यता एक दीर्घकालीन सभ्यता की है क्योंकि ये 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही। इसे दीर्घकालीन सभ्यता कहा जाता है। अब इसी काल में नदियों, पर्वतों, पहाड़ों, देवताओं, एकेश्वरवाद और जो समाज की स्त्रियों की क्या कंडीशन है, पुरुषों की क्या कंडीशन है, वर्ण किस किस तरह से रखे गए थे, इसी काल में, इसी ऋग्वैदिक काल में उनके बारे में लिखा गया है। इसमें मतलब कबीलों की तरह से आर्य लोग जो थे कबीले में रहते थे, और जो उसका वो होता उसे जन कहा जाता था, जो राजा होता उसे जन कहा जाता था। इसी तरह से इसके बारे में आगे चले तो आर्य का मूल स्थान, अगर हम बात करें मूल, तो मौ से मूल, तो मूल आर्य का मूल स्थान मैक्स मुलर, यहाँ भी मुलर ने मध्य एशिया बताया, यहाँ भी मध्य एशिया बताया। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया मूल स्थान जो था, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया। और भारत में फिर भी सप्त सिंधु क्षेत्र में सभ्यता रही। भारत में अगर कहें तो सप्त सिंधु क्षेत्र में रही। इस काल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। इस सभ्यता की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। इनका समाज पितृसत्तात्मक था, मतलब पितृ प्रधान माना गया है। जो पुरुष जो पिता होता था वो प्रधान माना गया है, पितृसत्तात्मक प्रधान। कई बार ये आता है क्वेश्चन में क्योंकि ज्यादातर मातृसत्तात्मक आते, लेकिन स्त्रियों की कंडीशन अच्छी थी। जो महिलाएं थी स्त्रियां, उनकी कंडीशन अच्छी थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, यहाँ तक कि जो विधवा पुनर्विवाह भी, विधवाओं का विवाह भी होता, पुनर्विवाह भी किया जाता था। इस तरह की प्रथा, स्त्रियों की कंडीशन वो बहुत अच्छी थी। तो इस काल में पर जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट, खोजी हुई जो धातु, इस पर कई बार क्वेश्चन बनता है क्योंकि जो वर्ड है यहाँ पर खोजी वो गई धातु लोहा थी। इस सभ्यता की जो धातु खोजी वो लोहा थी, और उसे लोहित अयस्क कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, लोहित अयस्क। तो लोहित अयस्क जो वर्ड है ये कई बार पूछा गया कि लोहित अयस्क जो है वो मतलब किसे कहा गया है, लोहे को। या फिर इस तरह से पूछा कि किस सभ्यता की देन है, तो लोहित अयस्क ऋग्वैदिक काल की देन है, या सिर्फ वैदिक काल भी अगर उसमें लिखा हो तो वैदिक काल में ही आएगा ये। और इसे श्याम अयस्क भी कहा जाता है, श्याम अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियाँ। अब इस काल की जो नदियाँ थी, ज़्यादातर सब मानते हैं कि गंगा नदी, तो इस काल की जो नदी थी मतलब मुख्य नदी मानी जाती थी वो सरस्वती मानी जाती थी, सरस्वती। और नदियों की बात करें गंगा की, तो ऋग्वेद में गंगा का एक बार वर्णन है, यमुना का 3 बार, और सबसे ज़्यादा जो जिस नदी के बारे में कहा गया हुआ है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा इस काल में बताया गया, लिखा हुआ है। व्यवसाय इनका पशुपालन में कृषि था, पशुपालन और कृषि था। अघन्या, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि अघन्या किसे कहा गया, किसके लिए, तो गाय के लिए कहा जाता था अघन्या। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे लेखपाल का हो। ये कई सारे नेट वगैरह, पीजीटी वगैरह में आया हुआ है कई बार। अघन्या किसे कहा गया है, गाय को। ना मारने वाला जीव जो माना गया वो गाय को। यहाँ तक कि जो गाय को मार देता था उसे मृत्यु दंड तक भी दिया जाता था। इतना गाय का उस टाइम पर मतलब प्रभाव था, मानी जाती थी, पूजी जाती थी। फिर कभी जीवन में है अविवाहित स्त्रियां, ये क्वेश्चन भी आता है। इसके लिए वर्ड था अमाजू,
जो स्त्रियां, जो लड़कियां जीवन भर अब शादी नहीं करती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट है कबीले। कबीले को जन कहा जाता था। ये कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें कि समुदाय, परिवार था, परिवार से मिलकर संस्था बनी, परिवार मिला उसे विश्व कहा गया, ग्राम फिर ग्राम बना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन कबीले को जन कहा जाता है, और जन का जो पालक था वो राजन था, यानी कि राजा होता था एक। मुख्य पेय और अनाज, इनका मुख्य पेय कई बार ये भी पूछा गया है कि मुख्य पेय इनका सोम था, और इससे भी ज़्यादा पूछा गया है कि इनका मुख्य अनाज क्या था, यव। यव लिखा हुआ था एग्जाम में, यव, और जिसे जौ कहा जाता है। एग्जाम में यव लिखा हुआ आता है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी कि अगर एक वैदिक काल के बारे में है तो अनाज यव जौ कई बार पूछा गया। पुरुष सूक्त 10वें मंडल में इनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में जिक्र है। जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के जो चारों हमारी ये वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण हो, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इनके बारे में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है। इनके बारे में जाति वगैरह के बारे में इतना नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम पर। देवता, अब देवता में इसमें एक क्वेश्चन बनता है पुरंदर। कई बार क्वेश्चन आता है कि पुरंदर किसे कहा गया है, या फिर पुरंदर का क्या अर्थ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है हर तरह के एग्जाम में। पहला जो देवता है इनका इंद्र, और इंद्र को ही पुरंदर इन्होंने लिखा हुआ है, कहा गया है। और पुरंदर का जो अर्थ होता है वो होता है किले को जीतने वाला, किले को जीतने वाला। इंद्र का इतना प्रभाव था कि ऋग्वेद में 250 सूक्त, टोटल 250 सूक्त जो है वो सिर्फ इंद्र को समर्पित है, इंद्र के लिखे गए। इसके बाद अग्नि देवता मीन थे, और फिर वरुण। सूर्य देवता को भी माना गया, इन्होंने वृक्षों को भी माना है, मतलब सूर्य देवता इनको भी है, लेकिन जो मुख्य देवता था इंद्र थे। इंद्र के बाद अग्नि और फिर वरुण। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि पुरंदर या किले को जीतने वाले पे, इस पे टॉपिक पे किस क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ें। फिर नदियाँ, जो नदियाँ थी प्राचीन नाम, कई बार पूछा जाता है कि प्राचीन नदियों के नाम दे दें कि आधुनिक में इसका नाम क्या था। तो जो वितस्ता थी, वितस्ता का आधुनिक नाम हम जो लेते हैं वो झेलम है। शतद्री है वो सज्जन है। नेक्स्ट है विपाशा। तो विपाशा नदी को कहा है ब्यास। जो हम आज की भाषा में अपने बोलते हैं वो ब्यास है, प्राचीन भाषा में से विपाशा बोला था। सदानीरा जो कहा गया वो गंडक नदी को कहा गया। हम पढ़ते हैं गंडक, लेकिन इसका ऋग्वेद में जो नाम है वो सदानीरा है। सुवस्तु, इनके नाम में ही छिपे हुए वैसे ज्यादातर सुवस्तु और स्वात नदी जो है। कुभा, काबुल, ये जो इम्पोर्टेंट है मैं वही यहाँ पर लिख रही हूँ, वही यही आती है ज्यादातर। परुष्णी है रावी, हम इसको रावी नदी पर पढ़ते हैं, पर इसका नाम है परुष्णी। कुब्र, ये कुब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है, ये कुरुणी, कई बार आ चुकी है ये एग्जाम्स में। नेक्स्ट इसका छोटा सा टॉपिक है कि इसके बारे में भी बनता है क्वेश्चन, जो दर्शन थे उसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। तो योग का पतंजलि, सिंपल है, हर कोई जानता है योग बाबा पतंजलि। सांख्य के थे कपिल मुनि, न्याय के गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ये पूर्व मीमांसा भी कई बार आ चुका है कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे। जैमिनी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ दे क्वेश्चन की, छोड़ चलो ये पढ़ लेने, छोड़ो नहीं। ये पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। उत्तर मीमांसा के थे वादरायण। ये है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल ही है, जो मुख्य है, मेन है वो यही है। और चीज़ें पढ़ते हैं पर इस चीज़ को मतलब पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अपने में। और ऋग्वेद काल में 2-3 जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इनका पता भी होना चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक।